हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एमएस एक्सेल की थ्योरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थ्योरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अलग से प्रैक्टिकल देखना है तो टेक शिवानी हाटन की प्लेलिस्ट के अंदर आपको एमएस एक्सेल नाम का फोल्डर मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप सारी प्रैक्टिकल देख सकते हो एक्सेल का अलग से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ एक्सेल है। एक्सेल की क्या डेफिनेशन है, एक्सेल का अगर हम बोले कि एक्सेल का क्या यूज़ है। एक्सेल का जो हमारे पास क्या है, एक्सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेज हम क्या कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल जो है ऑफिस वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है, या आप लगा लो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, सभी जगह एक्सेल का यूज़ किया जाता है। बिकॉज इसके अंदर हम क्या है आसानी से कैलकुलेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जब हम एक्सेल की विंडो ओपन करते हैं तो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक वर्कबुक होती है, या बुक लगा लो। बुक जो हमारी वर्कबुक होती है मल्टीपल शीट से मिलके बनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 3 शीट्स ओपन होती हैं। आप बट अप टू 255 तक शीटें ओपन कर सकते हो एक वर्कबुक के अंदर। तो हमारे पास ये क्या है, एक्सेल की विंडो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुक वन नेम है इसका, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती हैं। आप शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके 255 तक शीटें ओपन कर सकते हो। और जो आपकी एक्सेल की शीट है इसको हम कॉलम बोलते हैं, और ये हमारा रो है, और ये हमारा सेल होता है। सेल क्या होता है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, सेल होता है। जो एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट एक्स एल एस एक्स होती है। जो नेक्स्ट है, हम आगे जो होम टैब है उसकी आगे जो ग्रुपिंग है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपका कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आता है। ये सारी आपकी जो कमांड्स है ये सारी हमारे हमने एमएस वर्ड के अंदर भी डिस्कस की हुई हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, क्लिपबोर्ड हमारा टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जिसके अंदर कट और कॉपी किया हुआ डेटा क्या हो जाता है, टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड के अंदर हम अप टू 24 आइटम को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉन्ट ग्रुप है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या आता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आता है। टेक्स्ट या फॉन्ट का साइज बोल सकते हो, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट का बैकग्राउंड या फिर सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी बोला जाता है इनको, जो कि फॉन्ट ग्रुप के अंडर आती हैं। तो यहाँ पे आपने इनकी वन वन लाइन की डेफिनेशन करनी है, और साथ में इनकी शॉर्टकट की भी करनी है। तो यहाँ पे ये हमारा सारा ही किसके अंदर है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंदर है। नेक्स्ट जो हमारा अलाइनमेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल के अंदर ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आपने जो सेल ज़्यादा सेल को मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे हमने मल्टीपल सेल को हम मर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे कि हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके यहाँ पे हमने हेलो लिखा है। तो अगर हमने मल्टीपल सेल को मर्ज किया है तो हम वहाँ पे टेक्स्ट की पोजीशन सेट कर सकते हैं कि हमें टॉप में टेक्स्ट रखना है, सेंटर में रखना है, या फिर हमने बॉटम में रखना है। इसके अलावा आप इसकी लेफ्ट लाइन कर सकते हो, राइट लाइन कर सकते हो टेक्स्ट को विद इन अ सेल। तो यहाँ पे हम विद इन सेल में अपने टेक्स्ट की पोजीशन सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट के अंदर जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है हेलो कंप्यूटर, तो मैंने इतना लिखा है, तो आप देखोगे कंप्यूटर का जो पी है आपका सेल की विड्थ के बाहर जा रहा है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे रैप टेक्स्ट करते हैं तो आपका जो कंटेंट है उसी लाइन के मतलब उसी सेल के अंदर रहेगा, बट नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका कंटेंट है मूव हो जाता है। तो ये आपकी अलाइनमेंट ग्रुप की जो थ्योरी है वो है। इसके अंदर हम लेफ्ट सेट कर सकते हैं, सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं जो भी आपने टेक्स्ट की करनी है। इसके अलावा हम टॉप अलाइनमेंट, मिडल एंड बॉटम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं जब हम टेक्स्ट को, जब हम सेल्स को, मल्टीपल सेल्स को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि अगर हमारा जो टेक्स्ट है सेल की विड्थ से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रैप टेक्स्ट की हेल्प से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को न्यू लाइन के अंदर शो करवा सकते हो, बट आपका सेल वही रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मर्ज है, मर्ज के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हो, सॉरी सेल्स को मर्ज कर सकते हो, और टेक्स्ट को जो भी आपने सेंटर रखना है
तो यहाँ पे आपकी अलग अलग मर्जीज की ऑप्शन है, आप अनमर्ज भी कर सकते हो सिलेक्टेड सेल्स को। उसके बाद हमारे पास होम टैब के अंदर ही हमारे पास ये नंबर ग्रुप आता है। इसके अंदर अगर आपने जो आपके नंबर्स हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम जर्नल के अंदर काम करते हैं, बट आप अगर करेंसी अप्लाई करना चाहते हो अपने नंबर्स के आगे, या आप डिक्रीज़ करना चाहते हो, डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो हम नंबर ग्रुप के अंदर ये सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ है, हम अपने टेबल के अंदर जो अपनी वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेस पे, तो वो चीज़ होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कस किए हुए हैं हमने आगे, जब आप फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट जो फर्स्ट वे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हाईलाइट सेल रूल, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सारी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। तो अगर आप ग्रेटर देन करोगे तो ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग वो सेल्स को हाईलाइट कर देगा। अगर लेस देन आप पर्टिकुलर कोई नंबर लिख दोगे तो फिर जो आपने नंबर बताया होगा उससे जो लेस देन वैल्यू होगी उनको सभी को हाईलाइट कर देगा। तो ये सारी हमारी हाईलाइट सेल रूल के अंडर आती हैं। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स के अंदर भी हमारे पास क्या है, अगर हमने टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज को टॉप में रखना है या उनको हाईलाइट करना है, या फिर डेटा बार्स के थ्रू हम अगर नंबर ज़्यादा होंगे स्टूडेंट के, नंबर मार्क्स ज़्यादा होने पे उनकी डेटा बार बड़ी होएगी, अदरवाइज उनकी डेटा बार क्या है, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अगर कलर स्केल है, आइकन सेट है, आइकन सेट हो जाते हैं आपके सेल के ऊपर आपके जो भी मार्क्स है या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास जो नेक्स्ट जो इसके अंदर होम टैब के अंदर हमारा सेल ग्रुप है। सेल ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो, सेल को इंसर्ट कर सकते हो, रो को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, शीट भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा सेल ग्रुप है जो कि आपको होम टैब के अंदर मिलता है। डिलीट की हेल्प से आप सेम काम डिलीट की हेल्प से भी कर सकते हो, डिलीट सेल कर सकते हो, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट, आप यहाँ पे ये सारा कर सकते हो। फॉर्मेट के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो, जो भी आपने रो या कॉलम को हाइड अनहाइड करना है। उसके बाद हमारे पास ऑटो सम है, ये भी हमारा होम टैब के अंदर ही आता है। इसके अंदर आपके पास इनबिल्ट कुछ फॉर्मूले पड़े होते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपने डायरेक्ट इनके ऊपर क्लिक करना होता है और आपका फॉर्मूला जो जो आप सेल सेलेक्ट करोगे देन आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, वो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली उन सेल्स के ऊपर आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको क्या कर देगा, वो प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद हमारे पास फिल कमांड भी होती है। फिल कमांड के अंदर क्या होता है, अगर हमने कोई सीरीज वगैरह प्रिंट करवानी हो, फिल करनी हो सीरीज सेल के अंदर, तो आप फिल कमांड की हेल्प से ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका सॉर्टिंग है एक्सेल के अंदर, सॉर्टिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वो टेबल है उसको हम प्रॉपर ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे कि आप डिक्शनरी के अंदर देखोगे जो कंटेंट होता है या वर्ड्स होते हैं वो सॉर्टिंग ऑर्डर में होते हैं। मतलब क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ए टू जेड और डिसेंडिंग का मतलब जेड टू ए। तो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो ए टू जेड की फॉर्म में सेट किए होते हैं, जिससे हमें सर्चिंग करनी क्या हो जाती है, फाइंड करना वर्ड कोई भी आसान हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमारा टेबल बहुत बड़ा है तो आप अपने टेबल को किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम के बेस पे क्या कर सकते हो, अपने टेबल को सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। तो यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग है, ए टू जेड को हम स्मॉल टू लार्जेस्ट एंड जेड टू ए को हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी, ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट है फिल्टर टॉपिक है। फिल्टर की हेल्प से अगर हमारा टेबल, हम क्या कर सकते हैं, हमारा टेबल सपोज की बहुत ज़्यादा है, 1000 एम्प्लॉयज़ का हमारा टेबल बना हुआ है एक्सेल के अंदर, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर आपने अपने सीनियर को ओनली कुछ एम्प्लॉयज़ का ही रिकॉर्ड शो करवाना है, आपने 1000 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड नहीं दिखाना उनको, तो आप फिल्टर की हेल्प से ओनली जो जो आप वो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं आप उनका रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। बाकी अपने टेबल को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। तो हम फिल्टर की हेल्प से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें होम टैब के अंदर भी फिल्टर मिल जाता है और हमें डेटा टैब के अंदर भी फिल्टर वाली ऑप्शन मिल जाती है। एक्सेल के अंदर हम थोड़ा सा सॉर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास ये टेबल है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो आईडी नंबर्स हैं वो आप देखोगे प्रॉपर ऑर्डर के अंदर नहीं है।
तो जिससे अगर मेरे को किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखने में थोड़ी सी दिक्कत होएगी, अगर सपोज 1000 ऑफ स्टूडेंट हो या फिर इससे ज़्यादा हो रिकॉर्ड हो, तो उसमें क्या है सर्चिंग करनी और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं आईडी वाले जो हमारे हमारे पास जो आईडी वाला कॉलम है, हम इसको क्या करेंगे सॉर्ट की ऑर्डर में कर देंगे। तो सॉर्टिंग आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर भी मिल जाती है, सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट, या फिर आपको डेटा टैब के अंदर भी सॉर्ट वाली ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरे को आईडी वाले कॉलम को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सॉर्ट के अंदर जाओगे, सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब आप देखोगे जो आपकी आईडी है वो क्या है ऑर्डर के अंदर सेट हो चुकी है, जिससे हमारी सर्चिंग क्या है और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो जो भी आपका टेबल है उसके ऊपर। अभी हम यहाँ पे फिल्टर वाला टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिल्टर मिल जाता है होम टैब के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, तो मैंने इनकी हेडर रो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर के अंदर जाओगे और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने फिल्टर पे क्लिक किया तो ये आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जिसके ऊपर भी आपने फिल्टर लगाना है, सपोज मेरे को अपने सीनियर को ओनली जो वेस्ट रीजन वाले हैं उनको ही हाईलाइट करना है या उनको ही शो करवाना है और किसी का रिजल्ट शो नहीं करवाना। तो आप क्या करोगे, रीजन के ऊपर क्लिक करोगे, एक बार आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे और देन आप वेस्ट पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि जो आपके टेबल के अंदर ओनली वेस्ट की एंट्रीज शो हो रही है और अनदर कोई एंट्री शो नहीं हो रही है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, फिल्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने बहुत बड़े टेबल को फिल्टर लगा के उसमें से कुछ डेटा ही आप क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो फिल्टर की एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी हमने क्या है, हमारे पास जो रोल नंबर है, क्लास है, नेम है और डिवीज़न है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ओनली हमने क्लास 7th का ही रिकॉर्ड दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्लास के ऊपर जो फिल्टर पे क्लिक किया और हमने 7th पे क्लिक किया, तो अब आप देखोगे कि हमारे पास ओनली 7th क्लास का रिकॉर्ड शो हो रहा है और किसी भी क्लास का रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, फिल्टर की हेल्प से अपना डेटा फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका होम टैब के अंदर फाइंड रिप्लेस गो टू है, तो ये हमने साथ में क्या है, फाइंड किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर हमने कोई वर्ड फाइंड करना हो। रिप्लेस किस लिए यूज़ किया जाता है, हमने अगर किसी वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना हो। और नेक्स्ट हमारा जो गो टू है, तो साथ में आपने इसकी क्या डेफिनेशन एंड शॉर्टकट कीज करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल। जो आपका पाइवट टेबल है, ये आप देखोगे यहाँ पे हमें इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल मिल जाता है। तो पाइवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हो और पाइवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो आप लोग। तो पाइवट टेबल के अंदर हम यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है तो हमें क्या है, सारा टेबल कई बार एक साथ रखना मुश्किल हो जाता है और हम उसको क्या है थोड़ा समराइज्ड फॉर्म में पाइवट टेबल की हेल्प से हम वो टेबल को समराइज्ड फॉर्म में सेट कर सकते हैं। और पाइवट टेबल की हेल्प से हम क्या है फॉर्मूलेज भी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाइवट टेबल। तो ये आपके स्टेप्स हैं कैसे कैसे आप पाइवट टेबल अप्लाई करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका चार्ट वाला टॉपिक है, ये भी हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। तो एक्सेल के अंदर हम चार्ट का क्यों यूज़ करते हैं, टेबल का अगर हमने डेटा एक्सेल के में या फिर ग्राफिकल, अगर हमने टेबल का डेटा ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ट की हेल्प से ये चीज़ कर सकते हैं, जिससे डेटा का एनालाइज करना और भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो इंसर्ट के अंदर ये हमारे पास ये चार्ट वाली कमांड यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम चार्ट के अंदर अलग अलग टाइप्स की चार्ट्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट होता है वो कॉलम चार्ट होता है, बट यहाँ पे आप अलग अलग चार्ट इनमें से कोई भी क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग चार्ट की टाइप्स है। तो यहाँ पे हमने 2-3 चार्ट की टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा कॉलम चार्ट है और यहाँ पे मैंने आपको साथ में प्रैक्टिकल भी बताया हुआ है कि ये जब आप इसका टेबल ये बनाओगे तो उसका चार्ट ये वाला बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट क्या है, अगर आपके किसी भी आपकी कंपनी के अंदर ऑफिस के अंदर अगर हमने क्या है कंपेयर करके देखना हो कि कब मेरी कंपनी की ग्रोथ की कौन से ईयर में कितनी हुई या कितनी नहीं हुई, तब हमने लाइन चार्ट का हम यूज़ करते हैं। पाई चार्ट का हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ 100% में चेक करने के लिए, किसकी कितनी मार्केट के अंदर कितनी किसकी जो परचेज है या सेल है, तो हम पाई चार्ट की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का यूज़ के लिए किस लिए किया जाता है? लिंक लगाने के लिए किया जाता है, साथ में उसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट जो आपके मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके मैथ्स के फॉर्मूले हैं या फंक्शंस हैं तो आपने इनमें से ही लिखना है। तो जो आपको आसान लगे वो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो। कई बार एग्ज़ाम के अंदर आता है एक्सप्लेन एनी 5 मैथ्स फॉर्मूले, या फिर वो खुद पर्टिकुलर कोई भी फॉर्मूला लिख देते हैं मैथ्स का, तो उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सम वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर मैंने साथ में 1 लाइन की डेफिनेशन और उसके बाद उसकी एग्जांपल दी हुई है और साथ में उसके बाद में आउटपुट है। तो ये उसका सिंटेक्स है कि हमने अगर सम का फॉर्मूला लगाना है तो जैसे कि हमारे पास इस रेंज के अंदर सेल्स के अंदर वैल्यू पड़ी है, तो हमने यहाँ पे अपने फॉर्मूले का जो भी आपका फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल टू लिखोगे, फिर आपके फॉर्मूले का नाम लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेंज भी दे सकते हो या आप कॉमा कॉमा लगा के भी सेल का एड्रेस दे सकते हो। उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे आउटपुट के अंदर लिख दोगे। तो आपने भी एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिखना है। आप पहले उसकी थोड़ी 1 लाइन के अंदर डेफिनेशन दे दोगे, फिर आप उसका सिंटेक्स बताओगे, एग्जाम्पल बताओगे, देन आप उसकी आउटपुट भी बता दोगे कि हमारे पास अगर ये वैल्यू होती है सेल के अंदर और हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है तो इसका रिजल्ट ये आएगा। नेक्स्ट जो हमारे मैथ्स के फॉर्मूले के अंदर थर्ड है स्क्वायर रूट है। इसके अंदर ये स्क्वायर रूट निकालेगा 25 का कितना होएगा, 5 होएगा। ओड के अंदर ये क्या करेगा, अगर आपका नंबर ओड है तो उसको एज इट इज रहने देगा, अगर आपका नंबर इवन है तो उसको ओड में कन्वर्ट कर देता है। सेम एज इट इज हमारे पास इवन में भी सेम होता है, इवन है नंबर तो उसको रहने देगा एज इट इज इवन, अगर ओड है तो उसको इवन में कन्वर्ट कर देता है। मॉडुलस के अंदर जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या होता है, मोड होता है, जिसको आप शेषफल भी बोल देते हो। जो हमारे मैथ्स के अंदर ही हमारे जो नेक्स्ट है पावर है, इसमें क्या है 5 की पावर हमने 2 किया तो 25 आएगा। तो जो पावर में जितनी पावर लिखोगे जितने भी नंबर की वो उतने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है। एब्सोल्यूट के अंदर वो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस का सिंबल रिमूव कर देता है और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देता है। फैक्टोरियल के अंदर आपने सभी ने 10th के अंदर फैक्टोरियल वगैरह निकाला होगा। फैक्टोरियल क्या करता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होएगा, 5 की मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 120 हो गया। उसके बाद जो काउंट फॉर्मूला है वो भी आपका मैथ्स के अंदर आता है। ये क्या करता है, किसी सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ये क्या करता है, काउंट करने का काम करता है, गिनने का काम करता है। जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला वो है एवरेज है, ये भी हमारा मैथ्स फंक्शंस के अंदर ही आता है। ये क्या करता है, एवरेज निकालने का काम करता है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो फॉर्मूले या फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शंस या स्ट्रिंग फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है अपर है, अपर के अंदर क्या है, आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे टेक्स्ट हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया। जो भी मेरे चैनल का नाम है टेक्स्ट शिवानी हाटन, तो वो क्या करेगा, इसको अपर क्या करेगा, इसको सारे को कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लोअर फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आप लोअर के अंदर वैल्यू लिखोगे और जो लोअर के अंदर टेक्स्ट लिखोगे उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर फंक्शन के अंदर क्या है, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है, बाकी सारे लेटर क्या कर देता है, वर्ड के स्मॉल कर देता है। लेफ्ट भी हमारा टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर ही आता है। लेफ्ट के अंदर क्या है, जो आप टेक्स्ट दोगे, जैसे मैंने कंप्यूटर दे दिया, नंबर का मतलब 3 मैंने डाल दिया, ये क्या करेगा, लेफ्ट से 3 जो आपके लेटर्स होंगे उनको डिस्प्ले कराने का काम करेगा। सेम वाइस वर्सा एज इट इज़ जो हमारा राइट करता है, इसके अंदर वो क्या करेगा, राइट से हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दिखा देगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है ना उसको रिमूव करने का काम करता है। जैसे आप देख रहे हो मैंने डबल कोटेशन के अंदर सी के आगे बहुत सारी स्पेस डाल दी और फिर कंप्यूटर लिख के डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा मैंने स्पेस दी है वो सारी क्या कर देगा, रिमूव कर देता है ट्रिम फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, जो आपने डबल कोटेशन के अंदर कंप्यूटर लिखा है उसके अंदर कितने लेटर्स हैं उसको काउंट करने का काम करता है लेंथ फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, अगर हमें मिड में कुछ करेक्टर्स चाहिए तो हम मिड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मिड फंक्शन की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हैं। कनकैटिनेट जो फॉर्म फंक्शन है इसका क्या यूज़ है, एक या सॉरी जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को क्या करता है, कनकैटिनेट करने का काम करता है कनकैटिनेट फंक्शन।
तो अगर मेरी मल्टीपल कॉलम्स के अंदर या मल्टीपल सेल के अंदर मेरे वर्ड लिखे हुए हैं कुछ, और मैं उन सभी को मर्ज करना चाहती हूँ, एक सेल के अंदर लेके आना चाहती हूँ, तो आप कंकैटिनेट फॉर फंक्शंस की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है रिपीट है। इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, कितने टाइम्स रिपीट करना चाहते हो तो उतने टाइम्स आपकी वो वाली आउटपुट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फाइंड फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप लेटर बताओगे उस वर्ड के अंदर वो उस लेटर की क्या पोजीशन है, हम फाइंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो फाइंड फंक्शन जो हमारा है केस सेंसिटिव फंक्शन होता है, मतलब इसके लिए कैपिटल और स्मॉल का अलग से मीनिंग है। जो सर्च फंक्शन है हमारा, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो ये भी हमें क्या है, जो भी आप टेक्स्ट बताओगे उसकी पोजीशन बताने का काम करते हैं। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट है डेट फंक्शंस हैं। इसके अंदर डेट एंड टाइम फंक्शंस है। पहले हम डेट वाले फॉर्म जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एग्ज़ाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट है नाउ है। नाउ के अंदर क्या होता है, जब आप एक्सेल के अंदर इक्वल टू नाउ लिख के ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आपको आउटपुट के अंदर करंट जो आपका टाइम है और करंट डेट है दोनों ही दिखेंगे। तो नाउ फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, करंट डेट एंड करंट टाइम शो करवा सकते हैं एक्सेल की शीट के अंदर। उसके बाद डे फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप डे फंक्शन का नाम लिखोगे उसके बाद आपने उसके अंदर डेट वेरिएबल डेट वैल्यू पास करनी होगी, और उसमें क्या है उस डेट में कौन सा डे आपका बनेगा, तो उसमें जो भी आपकी डेट बनेगी उसको वो क्या कर देगा, आउटपुट में शो करवा देगा। जैसे यहाँ पे 4/8/2021 है, तो इसके अंदर हमारे पास 8 डेट है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 यहाँ पे आउटपुट में शो करवा देगा। मंथ वाला क्या करता है फॉर्मूला आपका फंक्शन, इसके अंदर ये क्या करेगा, जो भी आप डेट लिखोगे उसमें से कौन सा मंथ है वो उसको रिट्रीव करके आपको दिखा देगा। ईयर के अंदर वो क्या करेगा, ईयर को असेस करेगा जो भी आपने ईयर लिखा होगा डेट के अंदर। इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे टुडे फंक्शन है। टुडे के अंदर आपके पास करंट डेट शो होनी स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टुडे। तो आपके एग्जाम के लिए टुडे और नाउ दोनों फंक्शन ही इम्पोर्टेंट है। डेट के अंदर हमारे पास अगर आप यहाँ पे जैसे ये हमारा सिंटेक्स है, वो आपको बोलेगा ईयर डालो, मंथ डालो, डेट डालो। तो जैसे ही हमने ये पैटर्न के अंदर ये डाला मंथ ईयर डेट, तो वो उसको प्रॉपर सेट करके आपको शो करवा के दिखा देगा। तो ये आपके सारे जो हमारे थे ये डेट फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम फंक्शंस हैं। टाइम के अंदर हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पे ये सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है, टाइम के अंदर आप आर फिर मिनट डालोगे फिर सेकंड डालोगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही आवर्स मिनट्स एंड सेकंड डाले तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। जब आप सेकंड है, सेकंड फंक्शन का क्या यूज़ है, ये हमारा सिंटेक्स है सेकंड और यहाँ पे हमने टाइम दिया है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने जो टाइम दिया है और उसके बाद हमने 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे, तो यहाँ पे वो सेकंड के अंदर वो चीज़ दिखा देगा। मिनट्स वाला क्या करता है, जो भी आप टाइम बताओगे उसमें से जो मिनट्स की रिट्रीवल है वैल्यू है उसको क्या कर देगा, वो शो करवा देगा। आर के अंदर क्या करेगा, वो जितने भी आर्स हैं, यहाँ पे 4 आर्स हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 4 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया हमारे पास यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आपको प्रिंट एरिया मिल जाता है। प्रिंट एरिया के अंदर हमारे पास सेट प्रिंट एरिया होता है और एक होता है क्लियर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का क्या यूज़ है, जब हमारे पास शीट बहुत बड़ी है, शीट के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, अब हमने इसको प्रिंट आउट निकलवाना है, बट मेरे को सारा कंटेंट प्रिंट नहीं करवाना, मेरे को ओनली पर्टिकुलर कंटेंट या पर्टिकुलर जो एरिया है वो ही प्रिंट करवाना है। तो आप सेट प्रिंट एरिया की हेल्प से वो पर्टिकुलर एरिया को पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दोगे तो आपका उतना एरिया क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल F2 से इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो ओनली जो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा उसी का ही आप क्या कर सकते हो, प्रिंट की कमांड दोगे तो आपका उतना ही एरिया प्रिंट आउट में निकल आएगा आपके पेज के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी कमांड है प्रिंट टाइटल्स है। प्रिंट टाइटल्स वाली जो हमारे पास जो ये कमांड है ये भी हमें पेज लेआउट के अंदर ही मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट टाइटल्स। तो प्रिंट टाइटल का क्या यूज़ है, कई बार हमारे पास क्या होता है कि जो आपका, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि कई बार हमारे जो एक्सेल की जो टेबल्स होते हैं उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ जो टेबल का पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट शीट के ऊपर प्रिंट आउट हो जाता है।
बट उसकी हेडिंग्स है वो प्रिंट नहीं होती, वो ओनली फर्स्ट पेज पे ही रहती है, और जो बाकी टेबल है कुछ पार्ट हमारा सेकंड पे चला जाता है। कई बार हमें क्या है पता नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता कि ये किस कॉलम का डेटा है, इसकी हेडिंग क्या थी। तो हम प्रिंट टाइटल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हर पेज के ऊपर जो टाइटल्स हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट टाइटल। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला टैब है, फॉर्मूला टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे नेम मैनेजर है। नेम मैनेजर का क्या यूज़ है, एक्सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे नेम मैनेजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो रेंज होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको नेम असाइन कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तब आपको वो रेंज सेलेक्ट करने की बजाय आप क्या करोगे, जस्ट उसका जो भी आपने नेम प्रोवाइड किया होगा वो आप क्या कर दोगे, नेम लिख दोगे। तो जिससे हमें सेल के अंदर बार बार रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ओनली जस्ट हम उसका जो भी आपकी रेंज होएगी उसका नेम मेंशन कर देंगे, और जिससे हमारी कैलकुलेशंस क्या है और भी फास्टर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ नेम मैनेजर। तो मैं अभी आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल के अंदर ये टेबल बना हुआ है। सपोज जो सेल की अमाउंट है, मेरे को इस कॉलम की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस कॉलम को क्या करूँगी, नेम डिफाइन कर दूँगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लोगे जो भी आपका कॉलम है। तो यहाँ पे मैंने सेल अमाउंट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम फॉर्मूला के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने इसको नेम डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो इसकी हेडिंग थी ना सेल अमाउंट है, तो इसने भी इसका नेम सेल अमाउंट रख लिया। तो अगर आपने इसका बदलना भी है तो आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। तो अब सपोज कि मेरे को यहाँ पे जो सेल है ना उसकी अमाउंट का सम का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं सम का। और यहाँ पे अब मैं क्या है, रेंज नहीं सिलेक्ट करूँगी कि जी इस रेंज का मेरे को सम करना है। अब मैं जस्ट क्या करेंगे, हम इसमें जो नेम दिया था, हमने क्या नेम दिया था, सेल अमाउंट दिया था, हम सेल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली कि आपके यहाँ पे जो रेंज है वो सिलेक्ट हो चुकी है, बिकॉज हमने इसको नेम दिया था सेल अमाउंट का। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो क्या कर देगा, बड़ी ही फास्टली आपका यहाँ पे सम करके दिखा देगा। तो अभी आपको बार बार रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है सेल अमाउंट के लिए। आपने इसके अंदर जो भी आपने आगे इन फ्यूचर कभी भी कैलकुलेशन करनी है, जस्ट आप उसका नेम मैनेजर के अंदर जाके उसका नेम यूज़ करोगे और आप जल्दी ही क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो। हाँ जी, हम प्रैक्टिकल के अंदर प्रिंट टाइटल्स कर रहे हैं। प्रिंट टाइटल्स पहले आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखो, मैं यहाँ पे कंट्रोल+F2 कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट पेज है, तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखोगे इस पेज के ऊपर आपकी यहाँ पे हेडिंग नहीं शो हो रही, तो जिससे मेरे को नहीं पता चल रहा कि ये जो मार्क्स हैं किस किस सब्जेक्ट के हैं। तो अगर मेरे को हर पेज के टॉप पे हेडिंग चाहिए तब हम यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंट टाइटल है इसका यूज़ करते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे रो रिपीट करवानी है, यहाँ पे आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करोगे। आपको क्या करवाना है, मेरे को टॉप रो रिपीट करवानी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी कि मेरे को ये रो है जो रिपीट करवानी है, और उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही मैं इसका फिर प्रिंट प्रीव्यू करती हूँ, कंट्रोल+F2 किया, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रही हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉप पे हेडिंग शो होनी स्टार्ट हो चुकी है हर पेज पे। अब मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रही हूँ, तो प्रीवियस पे भी मेरे पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट पे भी क्या है, हेडिंग शो हो रही है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, प्रिंट टाइटल्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप हर पेज के ऊपर हेडिंग शो करवा सकते हो, जिससे क्या है हमें इजीली पता चल जाता है कि ये जो हमारा जो कंटेंट है या कॉलम का डेटा है किस हेडिंग से रिलेटेड है। जो आपका डीसीए का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एक्सेल के जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर जो आपके फॉर्मूलेज आते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये आपके मैथ्स फॉर्मूले के या मैथ फंक्शंस के अंदर भी आप इनको लिख सकते हो, बट मैंने मैथ्स फॉर्मूले फंक्शंस के अंदर इजी वाले फॉर्मूले लिखे हैं। बाकी वाले जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जो थोड़े से मतलब क्या है नेस्टेड एरे फॉर्मूलेज होते हैं उसको मैंने अलग से आपको जो आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो इसके अंदर आपके पास जो आपका एक्सेल के अंदर 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपका यहाँ पे टेबल गिवन होता है और साथ में आपको क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। जो आपका एक्सेल का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो आपके डीसी एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ पीपल हुज एज इज 18 और अबव। जब भी आपका कोई भी काउंट वाला फॉर्मूला है
तो अगर वो किसी एक कंडीशन के बेस पे कुछ काउंट करने के लिए बोल रहे हैं तो आप हमेशा काउंट इफ वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो उसने क्या बोली है, एक कंडीशन की एज है ना पर्सन की 18 या 18 से अबव होनी चाहिए, वो लोग काउंट कर दो कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हमने एज के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे मैं काउंट वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने काउंट का मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल टू काउंट। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे काउंट इफ लगेगा, सॉरी यहाँ पे काउंट इफ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो काउंट इफ वाला फॉर्मूला है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, रेंज है। तो यहाँ पे आप रेंज सिलेक्ट करोगे, तो वो रेंज में हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो हमारा क्राइटेरिया है। हमारा क्राइटेरिया क्या है, अबव 18 है। तो यहाँ पे अबव 18 क्या चीज़ है, एज है। तो यहाँ पे मैं रेंज के अंदर एज वाला जो हमारा यहाँ पे कॉलम है हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एज वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे। क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे आप क्राइटेरिया हमेशा डबल कोटेशन के अंदर दिया जाता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो क्राइटेरिया है तो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन स्टार्ट कर लिए। उसने मोर देन एंड इक्वल टू 18 बोला है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी तो वो बता रहा है कि 7 लोग हैं जिनकी एज 18 या 18 से अबव है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम क्या है, अगर हमने उसने हमें एक कंडीशन दी है तो हम क्या है काउंट करना है कुछ, तो हम यूज करेंगे काउंट इफ। उसके बाद वो क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ पीपल हुज जेंडर इज फीमेल। अब हमने वो फीमेल मतलब कि काउंट करनी है कि कितनी फीमेल्स हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पे हमने लिखना है, हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। काउंट फीमेल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट एफ। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ वाला। तो यहाँ पे हमने काउंट इफ है, रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे फीमेल करनी है। तो फीमेल किस कॉलम के अंदर लिखी हुई है वो रेंज आप सिलेक्ट करोगे। तो फीमेल मेरी इस कॉलम के अंदर लिखी हुई है तो मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। कोमा क्राइटेरिया क्या है, फीमेल। तो मैंने यहाँ पे फीमेल लिख दिया, डबल कोटेशन क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। तो वो बता रहा है 5 फीमेल्स है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास 5 फीमेल्स ही हैं टोटल टेबल के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ पीपल हुज जेंडर इज मेल, एज जो है उनकी अबव 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो अब आप देखोगे उसने दो क्राइटेरिया दे दिया कि जेंडर कौन सा आना चाहिए, मेल, और उसकी एज इक्वल या अबव 18 होनी चाहिए। तो दो क्राइटेरिया होने के कारण हम यूज करेंगे काउंट इफ्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ्स वाला फॉर्मूला। तो वो जेंडर भी होना चाहिए और उसकी जो एज है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब यूज करेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। काउंट इफ्स वाले के अंदर अगर हमने एक से ज़्यादा कंडीशन के बेस पे कुछ काउंट करवाना हो तो इफ्स वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले हम जेंडर वाला ले लेते हैं। तो जेंडर वाला कौन सा, ये वाला कॉलम है। तो ये मैंने रेंज ले ली। इसका क्या क्राइटेरिया है, हमारे पास वो मेल होना चाहिए, कॉमा सेकंड जो आपका क्राइटेरिया है उसकी रेंज सेलेक्ट करो। तो एज की बात कर रहे हैं तो मैं एज वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद कॉमा वो एज बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर किया। वो कहता है ऐसे जो 3 मेल हैं जिनकी एज 18 या 18 से अबव है। तो यहाँ पे क्या है, जेंडर मेल है और 18 से अबव कितने, 3 है। तो आप देख सकते हो एक तो ये वाला जेंडर है, मेल है, सेकंड ये 25 वाला और थर्ड ये 18 वाला। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ पीपल हुज जेंडर इज फीमेल, जेंडर जिसका फीमेल हो, जिसकी एज 18 से अबव हो। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सिटी क्या होनी चाहिए उसकी, सिरसा। तो अब आपके पास 3 कंडीशंस है। जब मैंने बोला था एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, काउंट इफ्स वाला। तो यहाँ पे हम अब लगाएंगे कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, उसकी जो एज है मोर देन 18 या 18 होनी चाहिए, और वो कहाँ से होनी चाहिए, सिरसा से होनी चाहिए। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ सिरसा के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस है। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ्स वाला लगाओगे, काउंट इफ्स। उसके बाद ये क्या कह रहा है, जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया ना उसकी रेंज सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले क्या है, फीमेल है, तो मैं यहाँ पे फीमेल जिस कॉलम में है वो कॉलम सेलेक्ट करूंगी, कोमा डबल कोटेशन के अंदर क्राइटेरिया जो हमारा यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर दिया जाता है।
तो फर्स्ट क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे हमने फीमेल लिख लिया। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो जो एज है 18 या अबव है, अगर ओनली अबव लिखा होता तो यहाँ पे क्या है, हम ओनली ग्रेटर देन 18 वाला सिंबल लेते, बट उसने क्या बोला है, एज इज 18 और अबव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एज वाला जो कॉलम है उसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे, कोमा यहाँ पे हमने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ओनली उसने अबव 18 बोला होता तो हम यहाँ पे जो इक्वल वाला सिंबल है हम इसको रिमूव कर देते, ओनली ग्रेटर देन रखते। अगर वो लेस देन बोलता तो हम लेस देन वाला सिंबल लगाते, बट उसने मोर देन और इक्वल टू बोला है 18, तो ये मेरा सेकेंड क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन क्लोज कर रही हूँ क्राइटेरिया के। थर्ड क्राइटेरिया क्या बोला है कि सिरसा सिटी होनी चाहिए, तो सिरसा सिटी कौन से कॉलम के अंदर है वो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कोमा डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे सिरसा, डबल कोटेशन क्लोज कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्री ऐसी हैं जो फीमेल है, जो सिरसा से हैं और 18 अबव उनकी एज है। तो यहाँ पे आप देखोगे फीमेल है 18 है सिरसा है, तो ये 1 एंट्री ये होगी। फीमेल है 18 अबव है बट हिसार से, ये काउंट नहीं होएगा। फीमेल है बट बिलो 18 है, तो ये भी नहीं काउंट होएगा। फीमेल है 23 है और सिरसा से है, और एक ये काउंट होएगा। फीमेल है 33 ठीक है बट हिसार से है, तो ये भी नहीं काउंट होएगा। तो ओनली 2 एंट्रीज है हमारे पास जो कि क्या है आपकी सिरसा से हैं। तो मैं अभी आपका यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो अगर आपने फॉर्मूलाज इसके देखने हैं तो मैं इसकी थोड़ा अभी विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ। तो अभी आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे बट इसके अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज शो होंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्मूलाज देख सकते हो कि जो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। सबसे पहले हमने, अगर हमने हमारी एक कंडीशन है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, काउंट इफ वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एक से ज्यादा कंडीशन के बेस पे कुछ काउंट करना है तो काउंट इफ्स वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हमेशा आपने रेंज के अंदर क्या लेना है, जो रेंज होती है, जो क्राइटेरिया है ना, आपने उसी कॉलम को सिलेक्ट करना है जो आपका क्राइटेरिया है। अगर उसने एज बोल लिया ना तो एज वाला ही कॉलम सिलेक्ट करोगे। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोटेशन के अंदर दिया जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये हमारे काउंट वाले फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने पहले काउंट वाले फॉर्मूलेज किए थे, अभी हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी वाला टेबल है। इसके अंदर हमें बेसिक सैलरी गिवन है एम्प्लॉय की, और हमने आगे नेक्स्ट निकालनी है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आप HRA कैसे निकालोगे। HRA जो 10% है बेसिक का, अगर बेसिक इज मोर देन 5000 अदरवाइज 5%, तो यहाँ पे आपका इफ वाला फॉर्मूला लगेगा। इफ, तो इफ के अंदर यहाँ पे उसने बोला है अगर आपकी बेसिक क्या है, मोर देन है 5000, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 5000 लिख दिया। तो आपकी बेसिक सैलरी का 10% है HRA। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, आपकी सैलरी में जुड़ता है ये। अब यहाँ पे अदरवाइज, जो चीज़ अदरवाइज में आ गई ना, वो चीज़ आपने बाद में लिखनी है, जो कि आपका वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट है ना, या फिर आ गया एल्स या आ गया अदरवाइज, वो आपने वैल्यू इफ फॉल्स वाले पार्ट के अंदर लिखनी है। उसके बाद आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारा HRA क्या हो चुका है, कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद वो कहता है कि टैक्स कैसे निकालोगे। टैक्स है ना जो 7.5% है सम ऑफ बेसिक एंड HRA का, तो यहाँ पे हम पहले सम ऑफ बेसिक करेंगे, इसी के अंदर ही हम सम ऑफ लगा देंगे। तो सम ऑफ करना है बेसिक एंड HRA का, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, देन आप 7.5% लगाओगे, आप एंटर करोगे, तो उसने आपको यहाँ पे 7.5% बता दिया किसका, सम ऑफ बेसिक और HRA का, वो आपका टैक्स है। टैक्स आपकी सैलरी से कटेगा। टीए आपको मिलता है, ये भी टीए क्या होता है, ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं। टीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5% ऑफ ऑन बेसिक सेल, बेसिक सेल का, सैलरी का, सॉरी 5% कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक सैलरी वाला ये है, मल्टीप्लाई 5%, और आप एंटर करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, यहाँ पे क्या है हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग अलाउंस निकल चुका है। उसके बाद वो बोल रहा है कि नेट सैलरी कैलकुलेट करो हर एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे मैं पहले सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम हम किसका करेंगे, बेसिक सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा, बेसिक सैलरी में HRA जुड़ेगा और टीए जुड़ेगा। टीए हमारे ट्रैवलिंग के खर्चे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते हैं।
उसके बाद माइनस होएगा आपका टैक्स वाला सेल, उसके बाद आप एंटर करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर्मूले को ड्रैग करोगे, तो ये नेट सैलरी आ गई बंदे की जो इन हैंड मिलती है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेट द टोटल ऑफ नेट सैलरी। वो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल ऑफ नेट सैलरी, नेट सैलरी का मेरे को टोटल करके दिखाओ। अगर सैलरी मोर देन है 5100, जिस जिस पर्सन की सैलरी 5100 से ज़्यादा है उनकी सैलरी का मेरे को सम करके दिखाओ। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो प्रीवियस टॉपिक जो था टेबल वाला वोटिंग वाला, उसके अंदर हमने क्या किया था कि काउंट करने थे जो लोग 18 से अबव है, तो एक कंडीशन थी सेम वहाँ यहाँ पे है कि मेरे को उन टोटल नेट सैलरी का टोटल करना है जिनकी सैलरी मोर देन 5100 है। तो मेरी एक कंडीशन है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगेगा इफ वाला, सम इफ वाला फॉर्मूला लगेगा, सम इफ। तो यहाँ पे मेरे को सम इफ करना है, तो वो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज मेरी यही मेरी रेंज रहेगी, क्योंकि उसने मोर देन 5100 सैलरी बोला है, तो सैलरी वाला मैंने कॉलम ले लिया, कोमा क्राइटेरिया आपको बताया था डबल कोटेशन के अंदर देना है, मोर देन बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैं मोर देन लगा रही हूँ और 5100 लिख रही हूँ, डबल कोटेशन क्लोज कर रही हूँ। तो ये स्केयर के अंदर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आपने देना या नहीं देना, बट मैं यहाँ पे दे रही हूँ सम रेंज के लिए, तो मेरे को सम भी किसका करवाना है, इसी कॉलम का करवाना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, तो उसने क्या कर दिया, सम कर दिया जो जो वैल्यू 5100 से ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द टोटल ऑफ नेट सैलरी, टोटल निकालना है नेट सैलरी का ही जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, एंड नेट सैलरी मोर देन 7000 है, जिसकी सैलरी 7000 से ज़्यादा है और जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है उसका अपन ने अब क्या करना है, सम करना है। तो आपके पास यहाँ पे दो कंडीशंस होगी, डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर है, सैलरी क्या है, 7000 से ज़्यादा है। तो दो कंडीशन होने पे आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इफ्स वाला लगेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ्स। तो यहाँ पे हमने पहले जो लगाया था सम इफ वाला लगाया था, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं सम इफ्स वाला। तो इसके अंदर आप यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स लिखोगे, और इसके अंदर हमने पहले सम रेंज, वो कह रहा है जिसका सम करना है वो रेंज बताओ। तो आपने जब भी फॉर्मूला लिखना है ना, तो ये सिंटेक्स पे ध्यान देना है, जैसे जैसे वो आपको कह रहा है वो रेंज आप सिलेक्ट करते जाओगे, वो क्राइटेरिया आप देते जाओगे। तो मेरे को सम करना है नेट सैलरी का, तो मैंने नेट सैलरी वाला कॉलम ले लिया, कोमा क्राइटेरिया वो बोल रहा है क्या है, मोर देन 7000 है, सॉरी ये फर्स्ट रेंज, हमें क्राइटेरिया की रेंज लेनी है। तो अगर मेरे को सैलरी वाला करना है तो मैंने यहाँ पे फिर यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम ले लिया, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रेंज लेनी सैलरी वाली, यहाँ पे हम रेंज लेंगे सैलरी वाली अगेन, कोमा क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 7000 बोल रहा है, तो मैंने मोर देन 7000 ले लिया। उसके बाद कोमा वो क्या कह रहा है कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कौन से कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम के अंदर, तो मैंने ये कॉलम ले लिया, कोमा डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगी कंप्यूटर, बिकॉज ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया है, ब्रैकेट बंद करूंगी, एंटर करूंगी। तो उसने उस कंप्यूटर डिपार्टमेंट का सम करके दिखा दिया जिसका क्या है, सैलरी 7000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ एचआरए, एचआरए की एवरेज निकालनी है, इफ एवरेज इज अबव 600, इफ द एवरेज इज अबव 600, तो आपने एवरेज निकालनी है एचआरए की। तो अगर आपने एचआरए की एवरेज निकालनी है किसकी, जिसकी 600 से ज़्यादा एचआरए है उसकी अपन ने एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने क्या है, एवरेज इफ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, एवरेज इफ वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा हम इधर लगा रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे, और इक्वल टू एवरेज इफ, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या है, जिसका जो एचआरए है ना 600 से ऊपर है, हमने उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो रेंज के अंदर आप यहाँ पे रेंज दे दोगे, इसका निकालना है, क्या क्राइटेरिया है, मोर देन 600, डबल कोटेशन क्लोज। तो एवरेज की रेंज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ऑप्शनल है, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तब भी आपका यह फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं नहीं दे रही हूँ, एंटर किया तो 800 आ गया यहाँ पे हमारे पास एचआरए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इसके पैरेलल यहीं पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये हमने कैलकुलेट किया है एचआरए, जिसका एचआरए 600 से ज़्यादा है उसकी हमने एवरेज कैलकुलेट की है। उसके बाद हमने निकालना है फाइंड द हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा दोगे आप, बिकॉज उसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, उसने हाईएस्ट टैक्स पेयर पूछा है हमसे।
तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वो पूछा है, तो आप यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा दोगे और यहाँ पे आप रेंज सिलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर कर दोगे। तो 742.5 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर है, मैक्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है हमने। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, आप यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे फॉर्मूला बार से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका फॉर्मूला शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसका फॉर्मूला यहाँ शो हो रहा है। मैक्स निकाला तो मैंने इसका फॉर्मूला, यहाँ आपके पास फॉर्मूला बार के अंदर क्या है, फॉर्मूले शो होते हैं। नेक्स्ट जो है, फाइंड द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। अब हमारे पास वन कंडीशन आ गई, वो कहता मेरे को टैक्स पेयर बताओ जिसका डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, आपके पास जो हमें मैक्स इफ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट एक्सेल के अंदर हमारे पास कोई बना बनाया मैक्स इफ का फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे मैक्स, फिर हम लिखेंगे इफ, तो इसको हम बोलते हैं एरे फॉर्मूला। तो मेरे को पहले क्या निकालना है, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है सेल्स डिपार्टमेंट का। तो पहले मैंने क्या लिखना है, मैं अगर सेल्स लिखूंगी तो सेल्स किस कॉलम के अंदर है, तो इस कॉलम के अंदर है, और इक्वल टू लगाओगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखोगे जो भी आपका मेरा सेल्स है। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अनदर्स। इसके अंदर जो इक्वल वगैरह है, सिंबल है, जो भी है बाहर लगाते हो, डबल कोटेशन के अंदर आप क्राइटेरिया जो भी देना है वो दोगे। उसके बाद कोमा क्या निकालना है, हमने टैक्स पेयर निकालना है। फिर उसके बाद मैं टैक्स वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे जितनी ब्रैकेट्स खोली हैं उतनी क्लोज करोगे। और ये एंटर की दबाने से नहीं चलता फॉर्मूला, बिकॉज ये एरे फॉर्मूला है। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये तीनों इकट्ठे दबाओगे, फिर ये आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसने आपको पूछा है लोएस्ट टैक्स पेयर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेम यहाँ पे हम मिन इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिन इफ का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको फिर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इफ। तो इसको हम बोलते हैं एरे फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट ले लिया। डिपार्टमेंट इक्वल टू होना चाहिए सेल्स के, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सेल्स, कोमा क्या निकालना है, टैक्स पेयर ही निकालना है। तो अब टैक्स पेयर वाला कॉलम ले लिया, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हमने ये चलाया फॉर्मूला। तो 315 वाला हमारा आंसर आ चुका है। आपका मिन इफ और मैक्स इफ वाला जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, मिनिमम इफ वाला, जो एरे फॉर्मूला आपके दो ही हैं। एक तो मिन इफ वाला, सॉरी ये मैंने एंटर से प्रेस कर दिया, तो और ये आपका जो सेकंड है मैक्स इफ वाला। आपके दो ही एरे फॉर्मूलेज हैं जो हमने फॉर्मूलेज किए हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर फॉर्मूलेज हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो क्या है, सम इफ वाले, ये एरे नहीं है, ये ओनली एंटर की दबाने से ही आपके क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये आपके सारे टोटल फॉर्मूलेज हैं जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शो फॉर्मूलेज की हेल्प से यहाँ पे आपको फॉर्मूले शो कर रही हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हो कि हमने कैसे कैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सारे आपके फॉर्मूलेज हैं। अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो हम ओनली इफ वाला लगाते हैं, लाइक सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम चलाते हैं सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स। और इसके बाद हमारे पास दो एरे फंक्शंस होते हैं, एक तो मैक्स वाला, एक मिन वाला। तो ये कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हमारे क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन भी कर सकते हो, वहाँ पे अभी हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आप साथ में मेंशन भी कर दोगे कि हमने ये क्या चीज़ निकाली है। तो यहाँ पे आप साथ साथ लिखते जाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा पिछली इसके अंदर टेबल के अंदर लिखा था। तो ये आपके टोटल जो फॉर्मूलेज आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो ये दोनों इस टेबल के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने मैथ्स के और टेक्स्ट फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शंस किए हैं। तो इसके अलावा इससे बाहर कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं आता आपके एग्जाम। नेक्स्ट है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे सेल के ऊपर कौन कौन से सेल डिपेंड करते हैं, या फिर हम चेक करते हैं कि हमने इस सेल की जो आपकी वैल्यू आई है किस किस सेल का यूज़ करके आई है। तो अभी हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की शीट है और हमारे पास एक सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, एक मिनिमम का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अगर हमने चेक करना हो कि सम का फॉर्मूले की जो ये वैल्यू आई है 362, तो मैंने इसके अंदर किस किस सेल का यूज़ किया है,
तो आप यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि आपने इन सेल्स का यूज़ करके तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आई है 362 आई है। अगर हमने मिनिमम का भी चेक करना हो कि जो ये वैल्यू आई है किस किस सेल का यूज़ करके आई है, तो मैं अगेन ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आपको बता रहा है कि आपने इन सेल्स का यूज़ करके ये वैल्यू निकाली है। तो रिमूव एरो की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एरोज को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है ट्रेस डिपेंडेंट है। इसके अंदर अगर हम बोलते हैं कि मेरे को 54 के अंदर अगर हम चेंजेस करते हैं तो किस वैल्यू के अंदर चेंज आएगा, या इस सेल के ऊपर कौन सी वैल्यू डिपेंड करती है, या ये किस किस के ऊपर क्या है, इसके ऊपर कौन सा सेल डिपेंड करता है कि अगर हम इसके अंदर चेंज करते हैं तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे मैंने 54 के ऊपर क्लिक किया और मैं ट्रेस डिपेंडेंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये बता रहा है कि अगर आपने 54 की वैल्यू में चेंजेस किया तो इन दोनों सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बिकॉज ये दोनों सेल इस सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ क्या बताता है, कौन बताता है, ट्रेस डिपेंडेंट बताता है। रिमूव एरो की हेल्प से आप एरोज को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने दो फॉर्मूले लगाए हैं, हम शो फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूलाज को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूले हमें शो हो रहे थे वो अब हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो ये आपकी ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट की थ्योरी है। नेक्स्ट जो आपकी रिमूव एरो है, जो भी हमने डिस्कस किया कि अगर हमने एरोज को रिमूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस डिपेंडेंट एंड प्रेसिडेंट वाली एरोज को रिमूव कर सकते हैं। शो फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज शो कर सकते हैं जो भी हमने एक शीट के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा एरर चेकिंग है, इसकी हेल्प से हम अगर हमारी शीट के अंदर कहीं एरर है तो हम वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इवेल्युएट फॉर्मूला, इवेल्युएट फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताता है कि जो आपका ये रिजल्ट आया है स्टेप बाय स्टेप बताता है कि आपने कौन कौन से स्टेप, इसके बाद आपने ये कैलकुलेशन किया या ये कैलकुलेशन किया, इसको स्टेप बाय स्टेप बताता है इवेल्युएट वाला फॉर्मूला। वॉच विंडो की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी विंडो के ऊपर वॉच कर सकते हो, नजर रख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सेल के ऊपर। कैलकुलेशंस की हेल्प से अंदर हमारे पास कैलकुलेशंस यहाँ पे टू टाइप्स की यहाँ पे मैनुअल होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक के अंदर आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती रहती है जब आप फॉर्मूला क्या कर देते हो, ड्रैग कर देते हो। बट ऑटो मैनुअली के अंदर आपको क्या है, मैनुअल के अंदर आपको खुद को बार बार वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, जो भी आप फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई कर सकते हो एक सेल के ऊपर आपका फॉर्मूला चलेगा, बट ड्रैग करोगे अगर आपने मैनुअल किया हुआ है तो सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा आपका फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास जो डेटा टैब है, डेटा टैब के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा है। इसके अंदर अगर आपने कोई अनदर सॉफ्टवेयर की फाइल को आपने एक्सेल के अंदर यूज़ करना हुआ है, या एक्सेल के अंदर अगर आप कोई फाइल लेके आना चाहते हो तो आप गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप की हेल्प से ये कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है। इसके अंदर हमारे पास सिंगल कॉलम का डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आगे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टेबल है, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो कि एक कॉलम के अंदर आपके पास कंटेंट है, बट मेरे को फर्स्ट नेम यहाँ रखना है, देन मिडल रखना है, देन लास्ट रखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने कंटेंट को या कॉलम को सिलेक्ट करोगे, देन आप यहाँ पे डेटा टैब के अंदर जाओगे और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने डीलिमिटेड ऑप्शन सिलेक्ट रखनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब हमने यहाँ पे स्लैश का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको सेपरेट करना है, जहाँ जहाँ स्लैश लगी है मेरे को वहीं से सेपरेशन करनी है। और ट्रीट कंसिक्यूटिव डीलिमिटेड एज वन का मतलब क्या है, चाहे मैंने दो स्लैश लगाई है आपने इसको वन ही ट्रीट करना है। आप इसको चेक करोगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे फर्स्ट के अंदर फर्स्ट नेम आ गया, मिडल के अंदर मिडल आ गया, लास्ट वाले कॉलम के अंदर लास्ट नेम आ चुका है। तो आप इस टाइप से टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को कॉलम के अंदर सेपरेट कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेसी है किसी कॉलम के अंदर तो आप रिमूव डुप्लीकेट की हेल्प से क्या कर सकते हो, डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम क्या है, अगर सपोज कि मेरे को कोई हमारी एक्सेल की शीट है, मेरे को इसके अंदर क्या है अनदर पर्सन से एंट्री करवानी है, बट हम
हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि कोई इनवैलिड एंट्री ना हो जाए हमारी लिस्ट के अंदर, तो हम डेटा वैलिडेशन की हेल्प से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पहले डेटा वैलिडेशन की थ्योरी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं कि डेटा वैलिडेशन के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हो, कैसे डेटा वैलिडेशन के अंदर जाओगे। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर आप सेटिंग कर सकते हो, इनपुट मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, एरर मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, तो आप डेटा वैलिडेशन के अंदर ये सब कुछ सेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका कंसोलिडेट है, कंसोलिडेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल शीट का डेटा वन शीट के अंदर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट करना। इसके अंदर हम मल्टीपल शीट्स का डेटा एक शीट के अंदर मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन या कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो मैनेजर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, समरी बना लेते हैं। सपोज कि एबीसी नाम की हमारे पास कोई कंपनी है पाइप की, और वहाँ पे हमने क्या करना है, पर जो हमारी पाइप का पीस है हमने उसका प्राइस सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या है, मिनिमम का सिनेरियो बना लेंगे और मैक्सिमम का सिनेरियो बना लेंगे, और फिर उनको एनालाइज करके हम क्या कर लेते हैं, जो आपकी पाइप है एक पाइप का कि इतना प्राइस हम सेट करें, तो हम वो चीज़ क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो मैनेजर। जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है गोल सीक है। गोल सीक के अंदर हमारा क्या गोल है, हमने क्या अचीव करना है, हम वो सेट करते हैं। तो ये आपकी गोल सीक की थ्योरी है। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप एंड अनग्रुप। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम रोज को भी ग्रुप कर सकते हैं, सिमिलर रोज को ग्रुप कर सकते हैं, या आप कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हो। तो हम जो हमने रोज एंड कॉलम्स को ग्रुप किया है हम उनको क्या कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप और अनग्रुप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग एंड थीसिस है, ये आपका रिव्यू टैब के अंदर मिल जाता है। तो इसके अंदर स्पेलिंग के अंदर हम क्या है, रॉन्ग स्पेलिंग को क्या है या ग्रामर एरर को हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है थीसिस है, इसके अंदर जो भी आपका वर्ड है उसके सिनोनिम एंड एंटोनिम आपको थीसिस के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद शेयर वर्कबुक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय पे हम क्या अलग अलग लोगों से क्या है अलग अलग काम करवा सकते हैं, जो भी आपने एक ही वर्कशीट के ऊपर काम, वर्कबुक के ऊपर काम करवाना है। उसके बाद आपका प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट शीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने शीट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अनदर पर्सन है विदाउट एनी पासवर्ड आपके जो शीट के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो जिससे आप अपनी शीट को या वर्कशीट को या शीट को क्या है प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है प्रोटेक्ट वर्कबुक है, इसके अंदर कोई भी अनदर यूज़र आपकी वर्कबुक के अंदर कोई भी शीट नहीं क्रिएट कर पाएगा, ना ही शीट को डिलीट कर पाएगा, ना ही शीट को रीनेम कर पाएगा, और ना ही वो आपकी कोई भी हाइड और हाइड कर सकता है, ना ही आपकी विंडो को क्लोज कर सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स के व्यू है, नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, एंड फुल स्क्रीन व्यू है, और कस्टम व्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल नॉर्मल व्यू होता है ये हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। पेज लेआउट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हेडर फुटर हमारा इसी लेआउट के अंदर ही विजिबल होता है। और इस व्यू के अंदर हमारे पास जो शीट है वो पेजेस में डिवाइड हो जाती है। पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर क्या होता है कि जितना आपका शीट के ऊपर कंटेंट है उतनी ही आपको यहाँ पे शीट है शो होनी स्टार्ट हो जाती है। फुल स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि जो आपका रिबन वगैरह होता है वो आपका हाइड हो जाता है, ओनली आपको जो शीट वाली फुल स्क्रीन है वो विजिबल होती है। कस्टम व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का व्यू क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कस्टम व्यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रीज पेन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी वर्कशीट के अंदर जो टेबल बहुत बड़ा है और जिससे आपका जो कॉलम है हेडिंग वाली जो रो है या आपका फर्स्ट कॉलम है वो हाइड हो जाता है जब आप अपनी विंडो को क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो। तो हम फ्रीज पेन की हेल्प से रो एंड कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं जब हम स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल के अंदर जो शीट है, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ बाकी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देखने के लिए, तो आप देखोगे कि जो हमारी हेडर होती है वो भी क्या हो चुकी है, स्क्रॉल हो चुकी है, जिससे हमें नहीं पता लग रहा है कि जो ये किस नंबर है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या है,
आपके पास यहाँ पे हमें फ्रीज पेन वाली ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपने ओनली रो को फ्रीज करना है तो ये आप फ्रीज टॉप रो सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ओनली फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बट अगर आप यहाँ पे फ्रीज पेन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, उसके बाद मैं फ्रीज पेन पे जाके यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक करती हूँ, तो उससे क्या होएगा, आपकी रो एंड कॉलम बोथ क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं इसको विंडो को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ पेज को, तो आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा टॉप वाली हेडर रो है और सेकंड वाली जो क्या है वो क्या हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। तो आप इस टाइप से अपनी जो रोज एंड कॉलम्स को क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ फ्रीज पेन। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हॉरिजेंटली अगर हम मूव कर रहे हैं तो अपनी स्क्रीन को, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम और नेम वाला कॉलम है वो क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। तो जहां आपका कर्सर होएगा वहीं से आपका जो ऊपर वाला और लेफ्ट वाला जो एरिया होएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे अनफ्रीज की हेल्प से आप फिर से क्या कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो जो भी आपने फ्रीज किया है अपना रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे अगर आपने सेपरेटली करना है तो यहाँ पे आप क्या है, अलग अलग भी आप अपना रो एंड कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। तो ये आपकी फ्रीज पेन की थ्योरी है। नेक्स्ट ये सेपरेटली बताया गया फ्रीज पेन का क्या यूज है, फ्रीज टॉप रो का क्या यूज है, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम का क्या यूज है। उसके बाद हमारे जो हमने सारा अभी जो एम एस एक्सेल किया है उसके अंदर जो सारी कमांड्स है वो क्या है, फीचर्स ही है। तो इसीलिए ये जो मैंने फीचर वाला टॉपिक है इसलिए बिल्कुल लास्ट पे रखा है। बिकॉज जो जो आपको हमने जो जो कमांड्स या जो जो ऑप्शंस का आपने यूज़ किया है वो सारे हमारे फीचर्स है, तो आप उनको किसी को भी लिख सकते हो फीचर्स के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो एक्सेल का इंटरफेस क्या है, बहुत आसान है, मतलब हम इजीली पता लग जाता है कमांड्स की हेल्प से। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही आता है एम एस एक्सेल। पासवर्ड लगा सकते हैं हम अपनी वर्कशीट को और वर्कबुक को। फॉर्मेटिंग से हम अपना टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया को ही प्रिंट करवा सकते हैं। पाइवट टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बड़े डेटा को आसानी से समराइज कर सकते हैं। चार्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के डेटा को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग में भी कर सकते हो आप, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। मर्ज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज या मल्टीपल सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो आपके मल्टीपल सेल्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेस पे। फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को हम आसानी से कर सकते हैं। स्पेलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रॉन्ग वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। थीसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनियम फाइंड कर सकते हैं थीसिस की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।